हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तियों में रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये थोड़ी सी क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग है। ये संस्कृत थोड़ी अलग होती थी। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई तरह की भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी है और मदर अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद से उपमहाद्वीप में कोई समानता न, जैसे उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो परिवार से जुड़ी है। चाबी हमको नहीं मालूम है।
उसके बाद से है इसमें इन भाषाओं के बारे में जानना है। जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना 21 सदियों के बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदा की तरह ही अतीत के बारे में इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के उस सुक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के दो नदियों व्यास और सतलुज का यह संवाद एक ऐसे संयुक्त का ही अंश है। फिर यहाँ पे ऋग्वेद के जिसमें भुर्ज एक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी पांडुलिपि, जो कि कश्मीर में मिली थी, और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था। पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में जो है सुरक्षित है। इसके बाद से विश्वामित्र नदियों की यहाँ पे कहानी के बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत है, नहीं देखना। उसके बाद है मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में कहा है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाहों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं थी, यानी कि क्या ऋग्वेद के समय जो है कोई अस्थायी सेना जो है नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर योद्धा और कुशल होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले सब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित उन्हें कहा जाता है जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और ना इनके पास ही सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा जो है विस, जिसे वैश्य से शब्द निकलता है। इसका अध्ययन में क्लास 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विस या भरत जन या विस या यदुजन या विस जैसे उल्लेख जो है मिलते हैं। यानी विस और जन शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इनमें से तुम्हें और भी नाम जो जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोशी प्रहरी, यह शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने लगाए जाते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एक मत प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को
कई तरह के काम करने पड़ते हैं। हम जो कार्यों की सूची बनाए उन्हें क्रमबद्ध करें। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्तों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं को खास मिट्टी के किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से वो जाना जाता था। इनके साथ ही मिलते थे लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर तथा सोने के गहने हैं। उसके बाद है लोगों की सामाजिक असमताओं के बारे में पता कर। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही हुई। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। क्या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया या बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इसी स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने आ सके। इनाम गांव के एक विशेष व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव खोजा। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता है। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से दफन में दफनाया गया था। बस्ती में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। यहाँ इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े थे, यानी कि 100 को दफनाने का इमाम गांव में मिला हुआ है। इसका क्या बताते हैं हमें कंकाल होता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना था, लेकिन एक बड़ी और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता था। हमें ये पता लगाने यदि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का। कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। यदि कंकाल के साथ गहने मिलते होते तो उसे लगता था कि ये महिला के कंकाल है, लेकिन ऐसी समझकर समस्याएं भी। अक्सर पुरुष भी गहने पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डियों में से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती के दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज के जोड़ की संख्या वो बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम देते। इनाम गांव के पुरातत्व गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंजात लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमेघ, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ भी एकत्र की जाती थी। इस प्रकार हम लोग का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।